नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आज के कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेके आया हूं। दोस्तों, अगर 8वें पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर कम रहता है तो इसका सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख कारण यह है कि डीएडीआर की बढ़ोतरी कम हुई है। डीएडीआर की बढ़ोतरी इसलिए कम हुई है क्योंकि डीएडीआर की बढ़ोतरी का जो फॉर्मूला है उसको बदल दिया गया था 7वें पे कमीशन में। तो अब 8वें पे कमीशन में इस फॉर्मूले को दोबारा से बदलने की मांग चल रही है। इसके ऊपर एक खबर आई है, यह खबर महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आगे जानकारी हासिल करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, क्या पीसीडीए में कोई खुराफाती स्टाफ बैठा हुआ है या तो फिर पीसीडीए में जो हमारा स्पर्श सिस्टम है, क्या यह नकारा सिस्टम है? इसके बारे में आगे मैं आपको लेटर दिखा के, पीपीओ दिखा के समझाऊंगा, क्योंकि पीसीडीए भारत सरकार के रूल्स को भी, भारत सरकार के नियमों को भी नहीं मान रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है उसके बारे में सवाल खड़ा करेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ 8वें पे कमीशन में जिस तरीके से पेमेंट और पेंशन में बढ़ोतरी होगी, कुछ कैटेगरी के पेंशनर्स हैं जैसे कि डिसेबिलिटी एलिमेंट, इसमें बढ़ोतरी कैसे होगी? कुछ कैटेगरी के पेंशनर हैं जैसे फैमिली पेंशनर, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, स्पेशल फैमिली पेंशनर्स, और उसके साथ ही साथ जो रिजर्विस्ट पेंशनर हैं, प्रीमेच्योर आने वाले पेंशनर्स हैं, उनके मन में सवाल है कि क्या कहीं ओआरओपी की तरह 8वां पे कमीशन में भी इनको बढ़ोतरी ना मिले? क्या ऐसा हो सकता है? या इन पेंशनर्स की बढ़ोतरी कैसे होगी 8वें पे कमीशन में, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए इन्हीं विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। सबसे पहले, क्या पीसीडीए के स्टाफ में कोई खुराफाती है या स्पर्श बिल्कुल निकम्मा सिस्टम है? क्या है हकीकत? जी हां दोस्तों, कभी कभी यह देखा गया है कि भारत सरकार के निकाले गए जो रूल हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उनको भी स्पर्श नहीं मान रहा है, उनको भी पीसीडीए की तरफ से मना कर दिया जा रहा है और उसको मना करते हुए उसके विपरीत पीपीओ बना करके पेंशनर को दिया जा रहा है। ऐसा ही एक मसला है जिसमें पेंशनर का पेंशन बढ़ने के बजाय उनका पेंशन को कम कर दिया गया। आपके साथ भी हो सकता है, सावधान रहें। इसको लेकर के आपको रूल्स जानने की जरूरत है। चलिए पीपीओ और डॉक्यूमेंट्स दिखा के आपको समझाता हूं कि क्या है मसला। दोस्तों, सबसे पहले एक पेंशनर का ये पीपीओ आप देखिए, ये एयरफोर्स के पेंशनर का पीपीओ है जो कि जेडब्ल्यूओ रैंक के पेंशनर हैं, यानी कि अगर फौज के आर्मी के हिसाब से बात करें तो नायब सूबेदार रैंक के पेंशनर हैं। भानु प्रकाश जी का ये पीपीओ है और ये पीपीओ जो निकला है ये काफी पुराना पीपीओ है। आगे मैं दिखाऊंगा इसका डेट, लेकिन पुराना पीपीओ होने के बावजूद भी ये एक्स ग्रुप के पेंशनर है। इनका लेंथ ऑफ सर्विस आप देखिए, 38 साल का लेंथ ऑफ सर्विस है। ओआरओपी में 38 साल का लेंथ ऑफ सर्विस का नायब सूबेदार का फायदा तो है ही नहीं, वो तो 28 साल तक का ही नायब सूबेदार का फायदा है, यानी कि जेडब्ल्यूओ का फायदा है। लेकिन आगे इनका और क्या नुकसान हुआ है जिससे पता चलता है कि या तो पीसीडीए में खुराफाती स्टाफ बैठा हुआ है या तो स्पर्श सिस्टम जो है बिल्कुल नकारा है। जी हां, क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूं, चलिए मैं दिखाता हूं। ये पीपीओ जो जनरेट हुआ था, सबसे पहले तो इसका डेट देखिए, ये 24 जून 2020 का पीपीओ है। 24 जून 2020 का पीपीओ में इन पेंशनर का जो पेंशन फिक्स हुआ था, 1 जनवरी 2016 से इनका पेंशन फिक्स हुआ था 34,150 रुपए, यानी कि सर्विस पेंशन इन पेंशनर का 34,150 रुपए फिक्स हुआ था 1 जनवरी 2016 से ही। यानी कि इनको ओआरओपी का कोई फायदा नहीं मिला, यानी कि ओआरओपी के रेट में, चाहे ओआरओपी 1 कहें, चाहे ओआरओपी 2 कहें या चाहे ओआरओपी 3 ही क्यों ना कहें, ओआरओपी तीनों के तीनों ओआरओपी के रेट से इनको पहले से ही ज्यादा पेंशन मिल रहा था, जिस वजह से ये पेंशनर ओआरओपी के हकदार नहीं हुए, इनको ओआरओपी का कोई फायदा नहीं मिला। लेकिन चलिए, अब जो पीपीओ जनरेट हुआ है उससे इन पेंशनर की जो पैरों तले जमीन है वो खिसक गई है। जी हां, ऐसे बहुत सारे पेंशनर्स होंगे। चलिए, ये तो एयरफोर्स के पेंशनर हैं, ये जागरूक पेंशनर हैं, ये आगे जब लड़ाई लड़ेंगे तो ये अपना पेंशन दोबारा से वापस हासिल करके रहेंगे। लेकिन जो पेंशनर जिनको पता ही नहीं रहता, उनके साथ अगर ऐसा हुआ तो उनके साथ सोचिए क्या हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले अब इनका जो पीपीओ निकला है, दूसरा पीपीओ अभी अभी हाल ही में, वो पीपीओ दिखाऊंगा। देखिए, जनवरी 2016 से इस पीपीओ के हिसाब से इनको 34,150 रुपए पेंशन मिल रहा था। अब चलिए लेटेस्ट वाला पीपीओ देखते हैं, ये रहा। ये अब स्पर्श में माइग्रेशन हो जाने के बाद में, अभी ओआरओपी 3 के बाद में निकला पीपीओ है और ओआरओपी का रूल साफ साफ बोलता है कि पुराने पेंशनर अगर ओआरओपी के रेट से ज्यादा पेंशन ले रहे हैं तो उनका पेंशन कम नहीं किया जाएगा। अब देखिए, अब ये जो पीपीओ है, ये पीपीओ है उन्हीं पेंशनर का है, आप देख पा रहे हैं, भानु प्रकाश जी का पीपीओ है।
38 साल लेंथ ऑफ सर्विस है उनका, जूनियर वारंट ऑफिसर है उनका, रैंक एक्स ग्रुप के हैं, सब कुछ ठीक है। अब इस पीपीओ में नीचे अगर आप देखेंगे तो इनका जो पेंशन है, ये पेंशन 34,150 से कम करके 31,675 कर दिया। ये देखिए, आप यहां देखिए साफ साफ लिखा हुआ है 34,150 से कम करके पेंशन 31,675 कर दिया गया है, जो कि या तो फिर पीसीडीए में खुरापाती स्टाफ का काम है या तो फिर स्पर्श का बिल्कुल ही नकारा होने का सबूत है। अब चलिए ओआरओपी का जो रूल है वो क्या बोलता है उसको देखते हैं। दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन का यह सबसे इनिशियल रूल है और इसी रूल के बेस पर ही ओआरओपी हमें मिलता है। अब इस ओआरओपी के 3 नंबर पैराग्राफ में साफ साफ लिखा हुआ है कि किस तरीके से ओआरओपी को फिक्स किया जाएगा, कैसे मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज दिया जाएगा, सभी चीजें लिखा हुआ है। इसका सीरियल नंबर 1, 2 के बाद 3 नंबर सीरियल नंबर आप देखेंगे, ये देखिए 3 नंबर सब पैराग्राफ, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है पेंशन फॉर दोज ड्रॉइंग अबव द एवरेज शेल बी प्रोटेक्टेड। यानी कि कोई अगर जो ओआरओपी के टेबल में एवरेज पेंशन निकला है उससे अगर ज्यादा पेंशन ले रहा है तो उसका पेंशन प्रोटेक्टेड रहेगा। जो पेंशन ले रहा है वही रहेगा, बेशक उसको बढ़ोतरी नहीं होगी लेकिन उसका पेंशन में कोई कटौती नहीं होगी। ये ओआरओपी का रूल साफ साफ बोलता है। अब मैं आपको ओआरओपी 3 का आपको अब टेबल दिखाऊंगा, उसके बाद फिर से उस पीपीओ को देखेंगे। अब ये देखिए ओआरओपी 3 का ये टेबल है, आप यहां देख पा रहे हैं ओआरओपी 3 का टेबल है। अब इस ओआरओपी 3 के टेबल में हम चलते हैं, ये देखिए 28 साल लेंथ ऑफ सर्विस का नायब सुधार का पेंशन में चलते हैं। ये रहा नायब सुधार वाला कॉलम, ये रहा नायब सुधार यानी कि जूनियर वारंट ऑफिसर एयरफोर्स के हिसाब से। अब 28 साल से ऊपर तो इनका कोई बढ़ोतरी है ही नहीं, चाहे किसी का सर्विस 38 साल ही क्यों ना हो, जैसे कि भानु प्रकाश जी के केस में है। लेकिन अब देखिए 28 साल का लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से इनका बेसिक पेंशन 31,675 निकला है ओआरओपी के टेबल में। जो ओआरओपी के रूल के हिसाब से उनका पेंशन प्रोटेक्टेड होना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी उनको 34,000 रुपए बेसिक पेंशन मिल रहा था। अब देखिए ये 31,675 रुपए अब इसके हिसाब से उनका पीपीओ में एडजस्ट किया गया है। चलिए पीपीओ दोबारा देखते हैं। अब ये रहा भानु प्रकाश जी का पीपीओ है। अब इस पीपीओ में देखिए 34,150 से कम करके ओआरओपी 3 का रेट यानी कि 31,675 कर दिया गया। यानी कि जो पीसीडीए है या पीसीडीए का जो स्पर्श है वो भारत सरकार के रूल को भी नहीं मान रहा है। भारत सरकार का रूल, ओआरओपी का रूल साफ साफ बोलता है पेंशन प्रोटेक्टेड रहेगा, जो भी ऊपर का पेंशन ले रहे हैं वो प्रोटेक्टेड रहेगा। आपके साथ अगर ऐसा हो खुदा ना खास्ता तो आपको तुरंत ही एक्शन करना पड़ेगा। हालांकि बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको अगर ऐसा हो जाए तो पता भी नहीं चलेगा, तो उनके साथ अगर ऐसा हो तो उसका जवाबदार कौन होगा? तो कहीं ना कहीं भारत सरकार को, रक्षा मंत्रालय को कुछ ना कुछ व्यवस्था, कुछ ना कुछ सिस्टम बनाना जरूरी है, ताकि इस तरीके की गलतियां, इस तरीके की खुराफाती काम पीसीडीए की तरफ से ना किया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। 8 सीपीसी में पे पेंशन बढ़ेगा 184% या 248%, ये एक अंदेशा है। मगर फैमिली पेंशन, प्रीमेच्योर रिटायरीज, डिसेबिलिटी एलिमेंट या रिजर्विस्ट का क्या होगा बढ़ोतरी का फॉर्मूला? जी हां, जैसे ओआरओपी में बहुत सारे पेंशनर्स को कोई फायदा नहीं मिला, चाहे रिजर्विस्ट पेंशनर की बात करें, प्रीमेच्योर रिटायरी जुलाई 2014 के बाद के पेंशनर्स की बात करें, या बहुत सारे जेसीओज जो ऑलरेडी ओआरओपी के टेबल में जितना पेंशन मिल रहा है उससे ज्यादा पेंशन ले रहे थे, उनकी बात करें, तो उनके पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, उनको कहीं ना कहीं घाटा ही हुआ है। तो ऐसे में पेंशनर्स के मन में अभी ये भी शंका है कि 8वें पे कमीशन में क्या ऐसा तो नहीं होगा, या तो फिर अगर प्रीमेच्योर या फैमिली पेंशनर्स का पेंशन बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा? दोस्तों आपको समझा दूं, जो जितने भी पेंशन है वो लगभग सर्विस पेंशन के ऊपर ही डिपेंडेंट है। जैसे कि अगर आपको डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलता है तो सर्विस पेंशन का ही कुछ हिस्सा आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलता है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूं, जैसे आप 50% डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं तो आपका जितना सर्विस एलिमेंट है उसका 30% आपको 50% डिसेबिलिटी के तौर पे मिलता है। तो इसी हिसाब से जैसे आपका सर्विस पेंशन बढ़ जाएगा आपका डिसेबिलिटी एलिमेंट भी बढ़ जाएगा। और फैमिली पेंशनर्स की जहां तक बात है, फैमिली पेंशनर्स को भी हूबहू उसी फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से ही बढ़ोतरी मिलेगी। प्रीमेच्योर रिटायरीज को भी, रिजर्विस्ट पेंशनर को भी वही फिटमेंट फैक्टर मिलेगा जो बाकी पेंशनर्स या बाकी एम्प्लॉइज को मिलेगा। इसलिए आपके मन में जो डाउट है कि कहीं ओआरओपी की तरह ही रिजर्विस्ट को, प्रीमेच्योर को या फैमिली पेंशनर को, स्पेशल फैमिली पेंशनर को, लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशनर को 8वें पे कमीशन से वंचित तो नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा दोस्तों, आपको भी, जितने भी इस कैटेगरी के पेंशनर्स हैं उनको भी उसी हिसाब से, उसी फिटमेंट के बेस पर, या तो फिर डिसेबिलिटी का जो रूल है उसके बेस पर
उन एलिमेंट में या उन पेंशनों में भी बढ़ोतरी जरूर मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 8वें पे कमीशन में और साथ ही साथ डीएडीआर के फॉर्मूले को लेकर के। दोस्तों 8 सीपीसी में फिटमेंट के साथ साथ क्या डीए का फॉर्मूला बदलेगा, यह जरूरी है दोस्तों, क्योंकि हमने देखा 2006 से लेके 2016 की अगर हम बात करें तो डीए 125% पहुंच गया था, लेकिन अभी 2016 से अगर हम 2026 की बात करें तो बमुश्किल 60 या 61% ही डीए होने वाला है, 60 या 61%। और आगे आने वाले समय में अगर 2026 से आगे की हम बात करें, अगर डीएडीआर में अच्छी बढ़ोतरी चाहिए तो इसमें सबसे बड़ा जो कारक है वो है डीएडीआर का फॉर्मूला। जिस फॉर्मूले के बेस पर 2016 से 26 में जो डीएडीआर दिया गया और जिस फॉर्मूले के बेस पर 2006 से 16 में दिया गया था, उस फॉर्मूले में थोड़ा सा बदलाव है। कुछ चीजों को उनका जो कैटेगरी है उसको बदल दिया गया, वेटेज बदल दिया गया। जैसे खाने पीने की चीजों में पहले महंगाई का जो महंगाई में जो उनका असर था उनका ज्यादा हुआ करता था, जो बाद में कम कर दिया गया। और ये सारे आंकड़े हैं, ये सरकार ने जो संसद में दिए गए सवाल जवाब का ब्यौरे के बेस पर मैं बोल रहा हूं। तो उन आंकड़ों में जो उलटफेर करने की वजह से ये डीएडीआर में कटौती हुई है दोस्तों, बढ़ोतरी ज्यादा नहीं हुई है। तो ऐसे में अब 8वां पे कमीशन में जो रिकमेंडेशंस होंगी उनमें डीएडीआर के फॉर्मूले को बदलने को लेकर भी रिकमेंडेशन होनी जरूरी है। इसके ऊपर एक छोटा सा रिपोर्ट है जो आपको दिखाऊंगा, न्यूज का रिपोर्ट है। हालांकि 8वें पे कमीशन को लेकर तो बहुत सारे रिपोर्ट आते रहते हैं, लेकिन इस रिपोर्ट में डीएडीआर का फॉर्मूले के बारे में बताया गया था, इसलिए वो रिपोर्ट हम देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। दोस्तों वैसे तो आए दिन 8वें पे कमीशन के ऊपर अलग अलग पोर्टल में अलग अलग खबरें चलती रहती हैं, लेकिन ये जो खबर मैं लेके आया हूं ये बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है दोस्तों, इसमें ना सिर्फ 8वें पे कमीशन की फिटमेंट फैक्टर की बात की गई है, बल्कि 8वें पे कमीशन के बाद जो डीएडीआर का फॉर्मूला है उसको भी बदलने की बात की गई है। आप सबको पता है दोस्तों, 8वें पे कमीशन में अगर फिटमेंट फैक्टर कम हुआ तो उसका एकमात्र और सबसे बड़ा कारण यही है कि 2016 से लेकर 2026 में जो डीए की बढ़ोतरी है वो कम हुई है। अब डीएडीआर का फॉर्मूला अगर चेंज हो जाए तो आने वाले समय में एक तो डीएडीआर में अच्छी बढ़ोतरी मिलेगी और पे कमीशन जब भी होगा उसमें भी अच्छा फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। तो खबर जो ये निकल के आई है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 8वें वेतन आयोग के गठन की तैयारी तेज, महंगाई भत्ते के लिए सरकार ला सकती है नया फॉर्मूला। ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जरूरी चीज है दोस्तों, क्योंकि इसी फॉर्मूले के चलते ही हमारा 8वें पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर कम बैठने के चांसेस बन रहे हैं। ये देखिए कहां तक पहुंची है 8वें वेतन आयोग की गठन की प्रक्रिया। चलिए गठन की प्रक्रिया, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस के बारे में तो ऑलरेडी खबरें निकल रही हैं, फिर भी यहाँ लिखा हुआ सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग गठित करने की घोषणा की थी। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। आयोग के लिए टर्म ऑफ रेफरेंसेस और संदर्भ शर्तों की रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। उम्मीद है कि आयोग जल्द ही अपनी अनुशंसा रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा, इसके बाद ही आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होगी। चलिए, लेकिन यहाँ पर महंगाई भत्ता समायोजन के लिए नया फॉर्मूला, ये बड़ी बात है दोस्तों। 8वां पे कमीशन तो चलिए जैसा आएगा वो तो जब रिपोर्ट सबमिट होगा तब पता चलेगा, लेकिन आने वाले समय में पेमेंट और पेंशन में अगर बढ़ोतरी हासिल करनी है तो सबसे पहला डीएडीआर का निर्धारण का जो फॉर्मूला है उसका बदला जाना जरूरी है। और उसी से जुड़ी हुई ये खबर सामने आया। आप देखिए इस बार फिटमेंट फैक्टर के संदर्भ में कई अटकलें लगाई जा रही हैं। कर्मचारी संगठन अनुमान लगा रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 के बजाय लगभग 1.90 से 1.95 के बीच रह सकता है। सरकार फिटमेंट फैक्टर को सीमित रखते हुए महंगाई भत्ते डीए को समायोजित करने के लिए अलग से कोई नया फॉर्मूला भी ला सकती है। पिछले अनुभवों के आधार पर देखा गया है कि अधिकतर वृद्धि डीए में ही समाहित हो जाती है, यानी कि डीए अगर बढ़ गया तो फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ेगा, डीए अगर नहीं बढ़ा तो फिटमेंट फैक्टर भी नहीं बढ़ेगा। डीएडीआर बढ़ोतरी कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पे कमीशन में अगर अच्छा फिटमेंट फैक्टर चाहिए तो वह डिपेंड करता है डीएडीआर के ऊपर। अगर हमें 2.57 2016 में मिला तो वो मिला क्योंकि 125% डीए पहुंच चुका था, लेकिन अब की बार डीए केवल 60-61% ही रहने वाला है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिटमेंट फैक्टर कहां तक पहुंच सकता है। तो इसलिए 8वें पे कमीशन में बाकी मांगों के साथ साथ कमिटी के सामने डीएडीआर के फॉर्मूले को बदलने के लिए भी रिकमेंडेशन रखने की मांग करनी पड़ेगी, ताकि आने वाले समय में डीएडीआर की बढ़ोतरी ठीक ठाक हो सके।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।